तुम्हें ये लोग ना एयरपोर्ट की पार्किंग के एकदम बाहर खड़े मिलेंगे जिनका पूरा एजेंडा कि भैया अपने धंधे के अंदर स्कैम करना है। डी-मार्ट को हराने के लिए स्विगी वाले अपने खुद की ऑफलाइन स्टोर डालने का नाटक बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अमूल अगर अभी नहीं सुधरा ना तो अपने एरा के लिटरली एंड के ऊपर पहुंच चुका है। ये बंदा हर चीज में कमी कैसे निकाल सकता है यार। हाँ देख देख गलती तुम्हारी ही है। अब तुम इन दो चीजों में से क्या चुनोगे? तुम्हारे घर के पड़ोस में एक अमीर घर का लड़का रहता है, उसका तुम तरक्की देखना चाहोगे कि डाउनफॉल? आई कांट टेक इट। ये चॉइस हमारे डीएनए में है। जब भी हमारा ब्रेन कोई पोटेंशियल डेंजर देखता है या कोई भी ऐसी चीज जो उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, वो चांस लेता है, वो सोल्यूशन ढूंढता है। लेकिन एक सोल्यूशन जो टाइम ज्यादा लेगा और एक सोल्यूशन जो कम टाइम लेगा और परफेक्टली ह्यूमन वायर्ड हो, तो वो है नेगेटिविटी। लेकिन सोशल मीडिया में नेगेटिविटी भी एक पॉजिटिव वे में काम करती है, जिसे हम प्यार से नेगेटिविटी बायस कहते हैं। लोग सबसे ज्यादा और सबसे तेज ध्यान देते हैं थ्रेट की तरफ या एक डिस्ट्रेस्ड इंफॉर्मेशन की तरफ। और अनफॉर्चुनेट ये भी है कि सोशल मीडिया का एल्गोरिथम एंगेजमेंट पे बना है। उसे मॉरल से कोई मतलब नहीं है, उसको चाहिए क्लिक्स, कमेंट्स, शेयर्स, यानी ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट। और ये चीज इससे परफेक्टली अलाइन होती है और इसलिए ऐसे कंटेंट्स बहुत तेजी से ग्रो होते हैं। लेकिन तुम भी यही सोचते हो ना, लेकिन जितना ये आसान दिखता है उतना है नहीं। इसे हमें इस पिरामिड से समझना पड़ेगा। और ये बंदा जिसका गंदा था धंधा, ये स्मार्ट है या बिन पेंदी का? आपने 9th और 10th में पढ़ाई तो की थी ना? कोई बात नहीं। तुम्हें एक चीज याद रखने की जरूरत है कि मैस्लो ने अपनी नीड हायरार्की थ्योरी बताई थी कि सबसे पहले रोटी, कपड़ा, मकान, फिर तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलेगा मेरी जान। लेकिन कभी तुमने सोचा ये सोशल मीडिया और इस अटेंशन इकोनॉमी की क्या हायरार्की होगी? और अगर उस हायरार्की की थ्योरी हमें पता चल जाए तो तुम्हें इनका और इनके जैसे कई क्रिएटर्स का गेम पूरा साफ दिखने लगे। और शायद ये वीडियो तुम्हें ये भी बता दे कि सोशल मीडिया पे सबका गोल क्या है और तुम इस समय किस स्टेज पर हो और कैसे तुम अपने अल्टीमेट गोल तक पहुंच सकते हो। मिस्टर बीस्ट से लेकर टी सीरीज, बीबी की वॉइस, प्यूडीफाई, जो रोगन, सभी की तुम स्ट्रेटजी समझ सकते हो सिर्फ इस एक पिरामिड से। क्योंकि आज ना केवल तुम्हें ब्रांड से compete करना पड़ रहा है, बल्कि उन क्रिएटर से भी compete करना पड़ रहा है जो इस हायरार्की के बीच में आ जाते हैं और तुम बॉटम से स्टार्ट कर रहे हो। तो तुम ये गेम अपनी तरफ कैसे लाओगे और ईशान किशन की तरह फॉर्म में कैसे आओगे? सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम साले लड़ किस चीज के लिए रहे हैं। यहाँ पर कोर नीड, कोर गोल है बीइंग नोटिस्ड। सोशल मीडिया बना ही नोटिस करने के लिए है। आज एक इंसान उठ के आता है सोशल मीडिया पे, सोचता है कि मैं कंटेंट बनाऊंगा, लोग मुझे वॉच करेंगे, नोटिस करेंगे और हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा। सोनी टीवी पे आने वाला शार्क टैंक के जजेस सब टीवी पे जाके अक्षय कुमार के साथ कसीनो खेल रहे हैं ताकि सोनी पे आने वाला शो वो भी देखें जो दाल चावल खाते हुए तारक मेहता देखते हैं। बिग बॉस में चिल्ला चोट ना हो तो वो काहे का सीजन है यार। लाइमलाइट इज अ कोर, बीइंग नोटिस इज अ कोर, जिससे ये सारी चीजें अचीव होती हैं। अब इस पिरामिड में नोटिस होने के लिए आपको इन स्टेजेस से होके गुजरना पड़ता है। हाँ, कोई बीच में आ जाता है या कोई तो डायरेक्टली कोर से स्टार्ट करता है, लेकिन हमारे पास शायद वो प्रिविलेज ना हो तो हम बॉटम से शुरू करेंगे। इस बॉटम स्टेज को हम कहते हैं दी अटेंशन स्टेज। यहाँ पर किसी को परवाह नहीं है कि तुम्हारी नॉलेज क्या है, तुम क्या करते हो, क्या नहीं करते, कुछ नहीं पता। क्योंकि एल्गोरिथम क्या है? अल्टीमेटली एक ऑडियंस, और ऑडियंस ह्यूमंस। तो जब तक वो तुम्हें देखेंगे ही नहीं तो उनका परसेप्शन बिल्ड होगा ही नहीं। और जब वो तुम्हें देखना चालू करेंगे तब ही एल्गोरिथम को पता चलेगा कि हाँ, ये बंदा भी कुछ करता है। तो जब तुम कोई कंटेंट बनाते हो और कोई उसे पहली बार देखता है, उसके मन में सबसे पहला सवाल आता है कि क्या ये वर्थ इट है मेरे अटेंशन का। ये लेवल प्योर सर्वाइवल लेवल होता है इस अटेंशन इकोनॉमी में। अब इसे अटेंशन लेने के कई तरीके होते हैं, उनमें से ये 4 सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। चाहे आप एडिटिंग में ले लें, स्टोरी टेलिंग में ले लें, स्क्रिप्टिंग में ले लें, हर जगह ये 4 चीजें यूज होती हैं अटेंशन लेने के लिए इनिशियली। पैटर्न इंटरप्शन, बोल्ड हुक्स, कंट्रोवर्शियल फ्रेमिंग और इमोशनल ट्रिगर्स। ये 4 मेन चीजें होती हैं सोशल मीडिया पे पहला अटेंशन यानी पहली स्टेज में घुसने के लिए। और इसको मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस में डेडिकेटेडली समझा चुका हूं कि ये चारों कैसे काम करते हैं, तो आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लेना। लेकिन इसकी एक मास्टर की भी होती है इस स्टेज को पूरी तरीके से सॉल्व करने के लिए, वो है एंटी ट्रेंड्स। चैन किम ने अपनी बुक ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी में कहा था कि लाल समंदर में लड़ना बंद करो, अपना खुद का नीला समंदर ढूंढो और आगे बढ़ो। और उस नीले समुंदर को ढूंढने का सिर्फ एक तरीका है आज, एंटी ट्रेंड।
जब सब लोग कोडिंग सीख रहे थे वेबसाइट या एप्स बिल्ड करने के लिए, वहां बबल और विक्स जैसे प्लेटफॉर्म मार्केट में चमके एज ए नो कोड प्लेटफॉर्म्स। यानी उन्होंने बिल्कुल अपोजिट किया। एंटी ट्रेंड जो होता है वो सीधा आपके नॉस्टैल्जिया को हिट करता है और जो आपकी स्टेबिलिटी की हिडन क्रेविंग होती है उसको सेटिस्फाई करता है। इस फास्ट पेसिंग वर्ल्ड के अंदर ट्रेंड अगर फास्ट फैशन की तरफ जा रहा है तो तुम लग्जरी, क्वालिटी, वैरायटी और एक्सक्लूसिविटी को अपना हथियार बनाते हो। सारे ब्रांड्स अपनी वाहवाही करते हैं, लेकिन जोमेटो ने अपना ही रोस्ट करने के लिए शो बनाया। तो जो भी काम ट्रेंडिंग है उसके अपोजिट वाला काम एंटी ट्रेंड बनता है। तो ये एंटी ट्रेंड्स को ढूंढे कैसे? अपनी नीश में देखो कि लोग क्या कर रहे हैं। पॉडकास्ट अगर वो बैठ के कर रहे हैं तो तुम डॉक्यूमेंट्री की तरह पॉडकास्ट बनाओ। सब रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं, लेकिन उस रिएक्शन को एक्शन में कन्वर्ट किया कैरी मिनाटी ने एज इन पैरोडी के रूप में। तो जब भी तुम कोई ट्रेंड देखो तो अपने आप से सवाल पूछो कि इसका एंटी ट्रेंड क्या होगा। तो सिंपल याद रखो कि जहां सब लोग एक दिशा में जा रहे हैं, तुम अगर दूसरी दिशा पकड़ोगे तो ऑटोमेटिकली तुम लाइमलाइट में आ जाते हो। हाँ, ऐसा भी नहीं कि सब नॉर्थ जा रहे हैं तो तुम बिल्कुल ही साउथ जा रहे हो। नॉर्थ ही जाओ, लेकिन थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करने की बात आ जाती है। ऐसा थोड़ी ना जो साला गलत लग रहा है उसको तुम सही बोल रहे हो यार, ऐसा थोड़ा ना होता है। पीके मूवी का ये सीन इस चीज को पूरी तरह से प्रूव करता है। पीके लोगों को हमेशा कोई नई बात चाहिए। रॉन्ग नंबर, ई रॉन्ग नंबर है। और तुम्हारी रॉन्ग नंबर वाली बात उन्हें बहुत यूनिक लगी। यहाँ तक कि केविन डुटोन की किताब द विजडम ऑफ साइकोपैथ्स, इसमें एक बहुत बढ़िया बात की गई। ह्यूमन बीइंग्स आर पैथोलॉजिकली रिस्क अवर्स। अ लॉट ऑफ मैकेनिज्म दैट ड्राइव आवर इमोशंस आरंट रियली दैट वेल अडेप्टेड टू मॉडर्न लाइफ। इसका बहुत ही डीप मतलब है अगर आप समझना चाहें तो, कि ज्यादातर लोग आज पावर को कॉल आउट करने से थोड़ा सा हिचकते हैं। मैं एक बहुत साधारण आदमी हूँ, क्योंकि उनका ब्रेन वहां सेफ फील करना चाहता है। आओ मेरे साथ। लेकिन जो इंसान उस फियर और फेलियर को हटा देता है तो वो डोमिनेंट लगता है, कॉन्फिडेंट लगता है और लीडर लाइक पर्सनैलिटी लगता है। अब क्योंकि लोग उसके जैसा होना चाहते हैं, इसलिए ऐसे कंटेंट्स की डिमांड बढ़ जाती है। तो इस लेवल को मास्टर किया जा सकता है इन 4 चीजों से, एंटी ट्रेंड से या फियर ऑफ फेलियर को हटा के। क्योंकि लीडरशिप का पहला रूल ही यही होता है कि आपकी रिस्क टॉलरेंस कितनी है। अगर आपकी रिस्क टॉलरेंस कम है तो आप वो चीज करने से पहले 2 बार सोचोगे कि यार इसमें कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। वहां जेन ज़ी वे जैसे क्रिएटर्स या जो भी कंट्रोवर्शियल फिगर्स की बात करते हैं वो उस फियर ऑफ फेलियर को हटा पाते हैं। तो आप में कितना रिस्क टॉलरेंस है उस पर भी डिपेंड करता है कि इस स्टेज से आप आगे जाओगे कि नहीं। लेकिन इतना काफी नहीं, तुम्हें अटेंशन तो मिल जाएगा यहाँ से, पर वो तो कटने से पहले मुर्गे को भी मिलता है। लेकिन जो चीज उसकी जान बचाती है वो है स्टेज 2। हाँ, मैं मानता हूँ स्टेज 1 पे वो अटेंशन मिलता है, लेकिन वो अटेंशन ही 2 धारी तलवार भी है। एक गलती और सब उल्टा हो जाए। समय रैना का ही रणवीर अलाहाबादिया का ही एग्जाम्पल ले लो। क्या मैं पैरोडी कर रहा हूँ? इसलिए हमारे आदित्य भैया और इनके जैसे कई क्रिएटर्स स्टेज 2 का इस्तेमाल करते हैं। इमोशनल एक्टिवेशन। इस स्टेज की कोर नीड है कि किसी को स्ट्रॉन्ग फील करवाया जाए या व्यूअर के इन इमोशंस को टारगेट किया जाए। एंगर, शॉक, मोरल आउटरेज, इंस्पिरेशन या सुपीरियरिटी। जो न्यूट्रल कंटेंट्स होते हैं वो ये इमोशंस ला ही नहीं पाते। हाँ, ये टॉपिक्स पे भी डिपेंड बहुत ज्यादा करता है, लेकिन मैं नीश के हिसाब से बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुम एंगर को ले लो, ये एक हाई अराउजल इमोशन है। हाई अराउजल इमोशन इक्वल्स टू हाई शेयर प्रोबेबिलिटी बनती है। लगता है तुम्हें इसके पीछे की ब्रेन साइंस समझानी पड़ेगी। व्यूअर, जब भी व्यूअर कोई ऐसे इमोशंस को देखता है जो हाई अराउजल इमोशंस हैं, तो एमिगडाला उनका एक्टिवेट होता है सबसे पहले, जो थ्रेट और रेलेवेंस को डिटेक्ट करता है। फिर उसके बाद उनका डोपामीन इंक्रीज होता है, जिससे एंटिसिपेशन और इंटेंसिटी और इंक्रीज होती है और उनकी मेमोरी में वो वीडियो छप जाता है। अब अगली बार जब भी वो ऐसा कोई वीडियो देखते हैं तो उनका सबसे पहले ट्रिगर होता है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं कर सकते। शायद आपको ये मेरी वीडियोस के लिए लगता हो। जो काम वीडियोस होते हैं, जो ठीक ठाक बताते हैं, उसमें अर्जेंसी पैदा नहीं होती। अब तुम आज न्यूज चैनल्स में दूरदर्शन देखने तो नहीं जाते। नमस्कार। आज के समाचारों में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति निर्वाचित। आज तुम रिपब्लिक भारत लगाते हो। मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। अरे इसलिए न्यूट्रल कंटेंट जो है वो स्ट्रगल करते हैं थोड़ा शॉर्ट टर्म में, फिर वो बाद में खुद समझ जाते हैं। इस स्टेज को मास्टर थोड़ा आउटलाइनर्स तरीकों से किया जाता है, जैसे व्यूअर को शॉक देती हुई कोई चीज एडिटिंग के जरिए, स्क्रिप्टिंग के जरिए या स्टोरी टेलिंग के जरिए। यानी कि थ्रेट इक्वल्स टू अर्जेंसी, अर्जेंसी इक्वल्स टू एंगेजमेंट। मेरी खुद की पिछली वीडियोस में ही हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा ये चीज, और मोर देन यूजुअल दोनों में ही आए। और अगर इसमें भी आ गए ना तो क्या हो गया तुम लोगों को?
लेकिन इमोशंस को कैसे एक्टिवेट करें? ये बात जाटू ने सही करी। इमोशंस को एक्टिवेट कैसे किया जाता है उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला दे देता हूँ, चलेगा? चलेगा बेटा, ठीक है। रेलेवेंस प्लस टेंशन प्लस आइडेंटिटी इक्वल्स टू इमोशन। रेलेवेंस जो कि पर्सनल फील करवाए लोगों को, उसके बाद टेंशन क्रिएट करो कि नहीं ये तो तुम गलत सोच रहे थे, ये हिडन है तुमसे, या ये मिसलीड कर रहा है तुम्हें, या किसी और तरीके से आप कैसे उसे टेंस बना सकते हो। ये चीज उनकी आइडेंटिटी को क्वेश्चन करेगी कि तुम जो सोचते थे उससे काफी चीजें डिफरेंट हैं। तो वहां एक इमोशन बनता है, जैसे यू आर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज, इसके आगे जो भी बोला जाएगा वहां एक इमोशन जनरेट होगा और वहां लोग रिएक्ट करें। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और इसमें भी एक डेंजर छुपा है। बहुत से क्रिएटर्स यहाँ पर आके प्लेट्यू स्टेज पे चले जाते हैं, यानी कॉन्स्टेंटली बस वो अटैक करते रहते हैं, प्रोवोक करते रहते हैं, या लोगों को बस शौक ही देते रहते हैं। वो कभी स्ट्रक्चर बना ही नहीं पाते और फिर ट्रोलिंग का शिकार हो जाते हैं। और रिजल्ट क्या होता है कि वो आउटरीच जो वैल्यू देने के लिए था वो अब एंटरटेनमेंट के लिए हो गया। इसीलिए तुम्हें यहाँ पर स्टेज 3 का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ब्रिटिशर्स और गोकुल धाम की महिला मंडल ने एक नारा दिया था, डिवाइड एंड रूल। ये है इन्फ्लुएंस और अटेंशन पाने का लेवल 3, पोलराइजेशन। इस स्टेज का मेन एस्पेक्ट है डिवीजन। यहाँ पर ऑडियंस को सपोर्टर्स और क्रिटिक्स में बांटा जाता है, जो कि इवेंचुअली अच्छा है एल्गोरिथम के लिए। यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल बनता है, जो कि मैंने अपनी इस वीडियो में भी डिस्कस कर रखा है, कि अस वर्सेस देम हो जाता है। अगर आप किसी बड़ी पर्सनैलिटी को चैलेंज करते हो तो आप लोगों की आवाज बन जाते हो और आपको ऐसा लगता है एज एन व्यूअर कि हमारे साथ उसका मुकाबला हो रहा है, क्योंकि उस नेगेटिव बायस से एक कॉमन एनिमी तैयार हो जाता है। उस नेगेटिव बायस को सपोर्ट करते हैं, वो एक ट्राइब बना लेते हैं। और लीडरशिप तभी बनती है जब आप लोगों को एक साइड देते हो। पहले तुम कंटेंट को पुश करते थे अपनी ऑडियंस की तरफ, अब ऑडियंस तुम्हें कहती है कि तुम पुश करो। ऑडियंस तुम्हें टैग करती है डिबेट्स में, ऑडियंस तुम्हें कॉन्वर्सेशन में लाती है, आर्ग्यूमेंट्स में, और तुम्हारी बातों को एम्युनिशन की तरह यूज किया जाता है किसी को जवाब देने के लिए। तो ये स्टेज होती है पोलराइजेशन की, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल स्टेजेस और बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेजेस में से एक होती है एक इन्फ्लुएंस बनाने के लिए। लेकिन अगर आप इसी स्टेज पे डिपेंडेंट रहोगे ना, तो आपको कॉन्स्टेंटली एनिमीज चाहिए होते हैं अटैक करने के लिए, और वहां एंगेजमेंट हो जाती है ड्रॉप, क्योंकि कितना ही अटैक कर लोगे सबको यार। उसके लिए उन्हें और बड़े एनिमीज को टारगेट करना पड़ता है। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेज भी है और बहुत से लोग इस स्टेज को स्किप करना भी चाहते हैं। कुछ लोग स्किप कर देते हैं, कुछ नहीं भी करते। अब यहाँ पर जो क्रिएटर्स होते हैं वो स्मार्ट गेम खेल देते हैं, उनके एनिमीज ही एंडलेस हो जाते हैं और विद लॉजिक वो उनको जवाब देते हैं। तो ऑडियंस का एंगेजमेंट यानी कि उनकी ट्राइब का एंगेजमेंट भी बना रहता है। अटैक मोड से शिफ्ट होके फ्रेमवर्क मोड पे चले जाओ। अभी तक तुम सिर्फ अटैक कर रहे थे, अब सिस्टमैटिकली करो, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग की तरह उन्हें जवाब दो, लॉन्ग टर्म आइडियोलॉजीज पे खेलो। इसीलिए क्रिटिसिज्म करना तो आसान होता है, लेकिन लॉजिकल उसे समझाना, वहां लोग फंसते हैं। तुम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी लॉजिक तुम्हें लगाना पड़ेगा ताकि तुम आसानी से स्टेज 4 पे ट्रांजिशन ले सको, जो कि है अथॉरिटी स्टेज। और ये स्टेज उस कहावत का परफेक्ट एग्जांपल है कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो टप्पू की बात मानो, तो घी का डब्बा ही तोड़ दो। इस स्टेज के बाद तुम एक क्रिएटर रह ही नहीं जाते, टू बी ऑनेस्ट। तीसरा लेवल क्रॉस करने के बाद, जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी अथॉरिटी। अब इस स्टेज पे लोग तुम्हें इंफॉर्मेशन के लिए नहीं देखते, वैलिडेशन के लिए देखते हैं। तुम एक वॉइस हो, एक मोरल कंपास हो, एक वर्ल्ड व्यू हो। लेकिन यहाँ पर भी नेगेटिविटी बहुत अच्छे से काम करती है। जब तुम कॉन्स्टेंटली पावरफुल फिगर्स या इन्फ्लुएंशियल इंसान को क्रिटिसिज्म करते रहते हो ना, लोग तुम्हें ऑटोमेटिकली पोजीशन कर देते हैं एज एन ट्रुथ टेलर, या वो इंसान जिसमें गूदा है। आपको हमारा ये वीडियो हमेशा याद रहेगा जिन्होंने भी देखा हो। यहाँ पर एक बड़े क्रिएटर की बात की गई थी, लेकिन बस टाइटल और थंबनेल में हमने वो बात की थी और बाकी पूरा वीडियो इंफॉर्मेशनल था। लेकिन फिर भी कमेंट्स में वहां पर लोग लिख रहे थे, हाँ ये तो है, होना ही चाहिए था इसके साथ। अबे तो उस वक्त वो एक अथॉरिटी पे थे और जो भी वीडियो में बात बताई गई वो एक अथॉरिटेटिव बात थी कि वो एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं और इंडिविजुअल क्रिएटर अलग साइड में है। तो वहां पर इंडिविजुअल क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप वो पूरा वीडियो देख गए, कंपनी एक कॉर्पोरेट जायंट्स इकोसिस्टम बनाने वाले से। तो ऑब्वियसली वल्नरेबिलिटी तुम्हारी ट्रिगर हो गई
और तुमने वो वीडियो वॉच की। हमने अपनी बॉलीवुड मूवी से यही सीखा है यार। इवन लियोन फेस्टिंगर जो कि साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज किया था कि ह्यूमन कॉन्स्टेंटली अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरों से। जब कोई इन्फ्लुएंशियल इंसान या कोई इन्फ्लुएंसर का ही एग्जांपल ले लो, वो अपनी वेल्थ दिखाता है या सक्सेस की बात करता है या स्टेटस की बात करता है, इस समय आप जब उसे देखते हो तो एक अपवर्ड कंपैरिजन आपको महसूस होता है और आपका सेल्फ एस्टीम नीचे जाता है कि यार उसने वो चीज अचीव कर ली, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। लेकिन जब ऐसी कोई चीज सामने आती है जो उसको टारगेट कर रही है कि ये बंदा तो यार स्कैम था, फेक था या फ्रॉड था, वहां पर आप डाउनवर्ड कंपैरिजन लगाते हो और आपका सेल्फ एस्टीम ऊपर जाता है और आपको महसूस होता है कि कहता था ना मैं ये साला चालू है। लेकिन एक बोनस, जैसे कि हम जानते हैं कि स्टोरी टेलिंग में पैटर्न ब्रेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हमारे आदित्य भाई का ये जो मास्क है वो चीज उनको क्राउड से अलग बनाती है और एक पैटर्न ब्रेक करती है। और मैं अभी देख रहा हूँ हाल ही के कुछ वक्त में बहुत से क्रिएटर्स ने इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की है। मेरे दोस्त, अच्छी बात है कि तुम रेप्लिकेट कर रहे हो किसी को, लेकिन ये गारंटी नहीं देता है कि जो काम उसके लिए किया है वो मेरे लिए भी कराओ। लेकिन इसी से हमारे कोर गोल की सबसे बड़ी दिक्कत सामने आती है। मैंने अपनी इस वीडियो में बताया था कि एक वक्त ऐसा आता है कि एक इन्फ्लुएंसर जो कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, आप अपनी आइडेंटिटी ही भुला के उसकी आइडेंटिटी को अपना लेते हैं। बहुत क्रिएटर्स ऐसे करते हैं यार, मैं नाम नहीं लूंगा वरना फालतू कंट्रोवर्सी करते हो तुम लोग कमेंट बॉक्स में। क्योंकि उस क्रिएटर ने स्टेज 4 पार कर लिया है, यानी कि अपने जैसे और बना लिए हैं जो उसको लेवल 5 तक पहुंचने की मदद कर सकते हैं। द सिंबॉलिक लीडरशिप। अब यहाँ एक क्रिएटर अपने कंटेंट से ज्यादा बड़ा हो जाता है, या बहुत से लोग तो इसको परसीव करवाते हैं सीट डाल के, अपने एड्स चलवा के कि हमारा कंटेंट हमसे भी नीचे है। इसलिए तो स्कैमर्स पकड़े जाते हैं। वो अपने आप की पर्सनल आइडेंटिटी इतनी हाई कर लेते हैं, लेकिन उनका कंटेंट जो होता है वो। लेकिन जोक्स अपार्ट, इस स्टेज पे जब एक क्वालिटी क्रिएटर पहुंच जाता है ना, वहां पर आपको लोग इमोशनली डिफेंड करते हैं। ये हेटर्स तो आपसे ऑब्सेस रहेंगे ही, क्योंकि आपका नाम किसी मीनिंग को डिनोट कर रहा है। उस मीनिंग के पीछे लोग पड़ जाते हैं और वो आपको उससे जोड़ते हैं। और अल्टीमेटली इन 5 स्टेजेस को कंप्लीट करने के बाद आपको लोग नोटिस करते हैं। और सिर्फ नोटिस नहीं करते, कहना गलत नहीं होगा कि आप उनके स्लेव बन जाते हो। और ये स्लेवरी वो वाली स्लेवरी नहीं होती है कि जो तुम समझ रहे हो। ये एक मेंटल लेवल स्टेट होता है कि यार आप उसके ओपिनियन के बिना काम नहीं कर पाते। और इसमें कोई गलत नहीं है अगर वो चीज़ इंटेंशनली सही है तो। लेकिन इन सब बातों से हमारे जेनजी वे मास्क वाले भैया सही में स्मार्ट हैं या इनके जैसे और क्रिएटर्स जो हैं वो सच में एक स्मार्ट मूव खेल भी रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा, हर इंडिविजुअल का कोर मोटिव अलग होता है। अगर हम जेनजी वे के अबाउट सेक्शन पे जाएं तो वहां पर उन्होंने क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि वो कॉइन की दूसरी तरफ ही दिखाएंगे। और पर्टिकुलरली उनके केस में तो वो मार्केटिंग एजेंसी भी चलाते हैं, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट उनकी एजेंसी पे पड़ सकता है। क्योंकि लोग अगर उन्हें अथॉरिटेटिव पोजिशन के तौर पर देखेंगे तो यानी कि वो खुद को भी देखना चाहेंगे और अल्टीमेटली मार्केटिंग एजेंसी को फायदा होगा। लेकिन अब सवाल आता है कि फिर मैं क्यों ये नहीं करता। करा था वैसे एक बार, छोड़ो यार। क्योंकि हमारा ज्यादातर फोकस जो है वो इन डेप्थ साइकोलॉजी पे है कि व्यूअर कैसे सोचता है या ब्रांड्स कैसे सोचते हैं, उनके पीछे की क्या साइंस है वो हम बताने की कोशिश करते हैं, ताकि हम लोगों को पर्सनल ब्रांडिंग में या उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में या उनके व्यूअर साइकोलॉजी को समझने में और ज्यादा मदद कर सके और वो अपने अल्टीमेट गोल तक पहुंच जाए, जो कि है बीइंग नोटिस्ड। और ऑनेस्टली मेरा रिस्क टॉलरेंस भी कम ही है उस मोमेंट के बाद जब मेरा बहुत ज़्यादा था। अपन बस अब शांति का जीवन जिएंगे, अपने आर्ट पे फोकस करेंगे। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसी पिरामिड के 2 पहलू हैं, एक रेड है एक ब्लू है, दोनों का पर्पस एक है। आदित्य भाई जब तक अपने सिक्के के पहलू से लॉजिक देते रहेंगे तब तक वो रेलेवेंट रहेंगे। तो वहीं सिक्के के दूसरी तरफ थिंक स्कूल जैसे चैनल्स भी हैं जो अपने इनिशियल टाइम पे केस स्टडीज ही बता के ग्रो हुए और थोड़ा सा लाइटर टोन में अपने गोल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों की टारगेट ऑडियंस में सिर्फ एक चीज का फर्क है, जब कोई इन्फ्लुएंशियल इंसान जेनजी वे पे अपना फोटो देखेगा तो उसके धक धक होगी कि क्या ही बताएगा ये, और वहीं थिंक स्कूल के थंबनेल पे अपनी फोटो देखेगा तो कहेगा कि हाँ चलो देखते हैं क्या बताएगा ये। अब मेरा सवाल तुमसे है, तुम किस स्टेज पर हो इन्फ्लुएंस करने की? अगर नहीं पता तो ये वीडियो जरूर देख लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी। सही काम हो।